Good morning, everyone. Class 12th Biology, and that we are doing chapter 12, Biotechnology and its applications. And in that, we yesterday introduced the concept that biotechnology के applications बहुत सारे हैं, हर फील्ड में है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का मेनली नेम जो आपको बता रहा है कि डील कर रही है फार्मास्यूटिकल्स के साथ भी, बायोलॉजिकल्स, genetically modified microbes, fungi, plants, एंड देन बायोटेक के अंदर इससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो थेरेपी में यूज हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक की जा सकती है जिसमें डिजीजेस की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना के एग्रीकल्चर को बेटर कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स बना सकते हैं, बायो रिमीडिएशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी पॉल्यूशन अगर हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट कराना, वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर रिसर्च एरियाज में जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ कैटलिस्ट बना सकते हैं हम, कोई ऐसी बेटर एंजाइम्स या प्योर एंजाइम्स बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करके, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से. इस तरह से हम कर सकते हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी में यूज. बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल्स के डिपेंडेंसी को हटाकर, और इस तरह से उसमें हम बाय द फॉर्मेशन बाय दी 7 मेथड्स, अगर हम न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ा रहे हैं किसी फूड की, if we are increasing the nitrogen fixation, we are having third point tolerant to aquatic stress, fourth reliance on chemical pesticides is removed, and reduced post harvest losses को हम लोग reduce कर सकते हैं, increasing efficiency of mineral usage by plants, prevention of exhaustion of fertility of soil, production of disease resistant crop, micro propagation और बायोमास एनर्जी. तो इस तरह से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं एग्रीकल्चर की मदद से, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना, माइक्रो प्रोपगेशन करना बायोमास एनर्जी के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कराने वाले प्लांट्स डेवलप कर लिए. जैसे हमने एक वैरायटी है फ्लेवर सेवर, आपने सुना होगा फ्लेवर सेवर टमाटो, जिसमें क्या होता है वो फ्रेश दिखते हैं. आजकल जो हमें टमाटो दिखते हैं उनकी स्किन क्या होती है, इतनी पतली नहीं होती है, दे हैव थिक सेल वॉल्स, थिक कवरिंग्स, तो वो बहुत टाइम तक फ्रेश रहते हैं. अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट भी किया जाए या उन्हें उससे खेत से निकाल लिया जाए, बेचा जाए तो काफी टाइम पे. तो ये कैसे टमाटोज हैं, ये ऐसे हैं जिनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करा दिया, ये खराब नहीं होते अब जल्दी से, ये बिक पाते हैं, इनसे हम अर्न कर पाते हैं. तो इस तरह के क्रॉप्स बनाना जिनके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करवाया है. दिस इज डन बाय द बायोटेक्नोलॉजी. देन बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन, इस तरह के प्लांट्स बनाना जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स बनाएंगे खुद ही, इनकी वजह से प्रोटॉक्सिन क्रिएट होगा, और ये प्रोटॉक्सिन जब किसी इंसेक्ट के अंदर लिया जाएगा तो उससे इंसेक्ट की डेथ हो सकती है. क्राई1AC, क्राई2AB ऐसी जीन्स हैं जो प्रोटीन्स बनाती हैं, क्रिस्टल प्रोटीन्स, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की ही ये जीन्स हैं, और इनसे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म्स किल होते हैं इन दोनों से, और क्राई1AB से कॉर्न बोरर किल होता है. ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स क्या है हम डेवलप कराए जा सकते हैं. देन ये डायग्राम हमने समझा था कि बायोटेक्नोलॉजी से किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एग्रोबैक्टीरियम की मदद से भी निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट्स डेवलप करवाए गए. आरएनए इंटरफेरेंस इनका मैकेनिज्म है, और उससे पहले बीटी कॉटन जो है वो बनाई गई ताकि कैटरपिलर अगर कोई टॉक्सिन कंटेनिंग मटेरियल खाए, प्लांट मटेरियल, तो उसकी गट में जाकर वो एक्टिवेट करके उसे डिग्रेड कर दे. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पर उसकी शॉर्टकमिंग यही थी कि वो हर क्रॉप के लिए यूज नहीं हो सकता था, तो वॉर्म्स के लिए स्पेशली यूज नहीं हो सकता. तो आरएनए इंटरफेरेंस से ऐसे क्रॉप्स डेवलप करे गए जिनकी रूट्स में अगर कीड़े लगते हैं, ऑर्मोन्स लगते हैं, तो वो ना लगे. मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशा इसी तरह का एक राउंडवॉर्म है, तो बैकों में रूट्स में वो इन्फेक्शन करता है, और इससे आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से इसको साइलेंसिंग करके
और इसमें क्या किया गया, डेवलपमेंट कराया गया ऑर्गेनिज्म का, और इसको डालने के लिए ट्रांसपोजोन्स यूज किए गए या वायरसेस, आरएनए वायरसेस का यूज किया गया ताकि ये प्लांट में चला जाए। एंड आफ्टर, और एग्रोबैक्टीरियम भी यूज करके डाला जा सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देन ऐसा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये जो प्रोटीन स्पेसिफिक एसेंशियल प्रोटीन जो राउंड वॉर्म के लिए जरूरी होते हैं ग्रोथ के, वो इसकी टारगेट जीन है, उसका ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये बनाता है प्लांट में। और जब वो उस प्लांट लीव्स को राउंड वॉर्म खाता है या उसकी रूट का टिश्यू खाता है जिसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है, अंदर जाके फिर वो आरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। ठीक है, रिस्क कॉम्प्लेक्सेस एक और हमने वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा मैकेनिज्म आपको बताया था कि आरएनए इंड्यूस्ड रिस्क कॉम्प्लेक्स कैसे बने थे, और जिसकी वजह से निमेटोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन रुक जाती है। अब प्लांट में नहीं, अब राउंड वॉर्म में कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनते एसेंशियल प्रोटीन्स, और वो ग्रो नहीं कर पाता रूट्स में, और ऐसे प्लांट्स के रूट्स में अब वो ग्रोथ नहीं कर पाता तो मर जाता है। नाउ अब आज हमारा टॉपिक ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या रोल है। तो डायग्नोस्टिक्स में कैसे रोल है, बायोटेक्नोलॉजी का मैंने बताया था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आप कोई भी बीमारियों का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको जल्दी समझ पाओगे। इसीलिए, और अगर आपने जल्दी समझ लिया है कि कौन उसका और मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो आप उसकी मेडिसिन भी बना सकोगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस डिजीज, इससे हम कोई भी डेंजरस डिजीज से जल्दी बच जाएंगे। जीन थेरेपी भी यूज हो सकती है, नए हेल्दी जीन्स कैन बी इंसर्टेड इनटू रिप्लेस डैमेज सेल्स। टारगेटेड एक्शन ऑफ ड्रग बाय द थोरो स्टडी ऑफ जीनोमिक्स, एंड इसमें टारगेट एक्शन ड्रग का पढ़ा जा सकता है। मेडिसिन में ये भी एक यूज हो गया। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, हमने जो बायोटेक्नोलॉजी से कोई ड्रग बनाया होगा उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता क्योंकि वो कोई एलर्जी नहीं करता, और उसके अंदर कोई भी ऐसे रिस्पॉन्स नहीं होते। इम्यूनोलॉजिकल एलर्जी भी एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो नहीं करता नॉन ह्यूमन सोर्स जैसे कि दूसरे करते थे। जैसे पहले इंसुलिन क्या है, पिग्स और काव्स के इंटेस्टाइन्स को, जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते थे उनके इंटेस्टाइन्स से, सॉरी नॉट इंटेस्टाइन्स, उनकी स्लॉटर्ड इंटेस्टाइन से क्यों निकालेगा, पहले इंसुलिन जो निकलता था वो स्लॉटेड एनिमल की पैनक्रियाज से निकलता था, यानी काव्स और पिग्स की पैनक्रियाज से निकलता था। एंड उनको निकालने के बाद उसको इन ह्यूमन में दिया जाता था क्योंकि शुगर की बीमारी को ट्रीट करने के लिए उस इंसुलिन को, तो ट्रेडिशनल वे में ये वाला जो इंसुलिन होता था नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आया हुआ, ये क्या करता था, ये एलर्जी कॉज कर देता था पेशेंट में। तो वो तो इंसुलिन के लिए कर रहा है, दवाई ले रहा है, दूसरे प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, इससे अच्छा उसके बाद इंसुलिन को कैसे बनाया गया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया गया, यानी कि थ्रू द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि इकोलाई में मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन की जीन इंसर्ट करा के और उसे कल्चर में खूब लार्ज अमाउंट पे ग्रो करा के और फिर इंसुलिन का बनाया गया। दिस इज द स्ट्रक्चर, प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, एंड दिस इज देन गिवन फॉर पेशेंट टू ट्रीट द डायबिटीज। एंड ऐसे ही कुछ 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाए गए हैं, and these are similar kinds of 30 proteins therapeutics which are approved for human use and 12 are marketed in India। इनमें से 12 ऐसे हैं जो इंडिया में बिकते भी हैं, मार्केट किए जाते हैं। तो इनका इंडस्ट्रीज में काफी रोल है, मेडिसिन में काफी रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। नाउ कमिंग टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये आपकी बुक में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है तो आप भी इसको समझेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन causes diabetes can be controlled by taking insulin at regular intervals। इंसुलिन को रेगुलर इंटरवल्स पे लेना पड़ता है अगर डायबिटीज को मैनेज करना चाहते हैं। ट्रेडिशनली जब ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं था तो जो मैंने आपको बताया स्लॉटेड एनिमल के पैनक्रियाज से वो बन रहा था और उसको एनिमल में दिया जाता था, जिससे कुछ एलर्जी जैसे रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते थे। बैक्टीरियाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, बैक्टीरिया भी यूज किए जाते थे ताकि ह्यूमन इंसुलिन बने।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से लार्ज क्वांटिटी में हम लोग इंसुलिन पा सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, और उसको फिर हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स। एंड इसमें सबसे पहली जो इंडस्ट्रीज आई, फर्स्ट क्रिएटेड इन बाय द एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिकन अमेरिकन कंपनी थी ये। इसमें सबसे पहले बनाया गया इसे, एंड इंसुलिन हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए काम किया गया, 1983 में बनाया गया। एंड इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है डायबिटीज के पेशेंट्स में। मैच्योर इंसुलिन जो होता है वो दो शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स का बना होता है, चेन ए ऑफ पेप्टाइड एंड चेन बी ऑफ पेप्टाइड, विच आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। दो बॉन्ड्स होते हैं, दो तीन बॉन्ड्स होते हैं जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहलाते हैं। इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में निकाला जाता है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता ही है ये पैंक्रियाज में, मैमल्स में, क्योंकि अगर ये खुद ही एक्ट करने लगेगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही हर ऑर्गन इन दैट केस अपने सिक्रीशंस करता है, बिकॉज ताकि वो अनरिएक्टिव रहें टिल दे आर activated by another enzymes when they are required। तो क्योंकि एनर्जी को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ फॉर्म में बनाएंगे और एक्टिव फॉर्म में नहीं बना सकते, बिकॉज अदरवाइज तो उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा फिर रीजनरेट करने का। तो हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी बनाती है, और फिर वो बाद में उस क्लीवेज के बाद उसमें से कुछ ग्रुप्स हटाए जाते हैं, तब जाके वो एक्टिवेट होता है मैच्योर इंसुलिन में। तो इसी तरह से जो ये इंसुलिन है वो भी ए और बी जो चेन है उसमें एक इनएक्टिव करने के लिए बीच के एक सी चेन भी जुड़ी रहती है, और एक्टिवेशन के दौरान सी चेन को अलग किया जाता है, सी पेप्टाइड को एब्सेंट किया जाता है, हटाया जाता है मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए। इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन। During using rDNA technology, two DNA sequences corresponding to A and B of human insulin introduced into plasmids of E. coli produce insulin chain separately। और rDNA टेक्नोलॉजी के लिए हमने क्या किया, एक E. coli के प्लाज्मिड में A पेप्टाइड की चेन डाल दी है, दूसरी E. coli के प्लाज्मिड में B पेप्टाइड की चेन डाल दी है, और इनको अलग ही अलग पॉपुलेशन ऑफ E. colis में इनको ग्रो कराया जाता है कल्चर में। दोनों से एक से ए पेप्टाइड चेन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, दूसरे से बी, और फिर दोनों के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनवा दिए जाते हैं टू गेट द मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एज वेल। प्रो इंसुलिन लाइट ब्लू कलर का, उसमें एक चेन लाइट ब्लू कलर की दिखा रखी है, ए पेप्टाइड, दूसरी पेप्टाइड ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, बी पेप्टाइड, एंड ए और बी को डाइसल्फाइड लिंक से अभी भी लिंक्ड है वैसे तो प्रो इंसुलिन में, पर बीच में ग्रेइश रीजन है जो सी पेप्टाइड है। जब ये मैच्योर किया जाएगा इसके डाइसल्फाइड ब्रिजेस की ओरिएंटेशन भी बदलेगी, और इसमें उसको कट करके अलग कर दिया सी पेप्टाइड को, तो ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर इंसुलिन है। तो हमको ए और बी चेन से काम होता है मैच्योर इंसुलिन में, तो इसलिए ए और बी चेन की जो जीन होती है उसको दो अलग इकोलाई में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, अटैच किया जाता है उनके प्लाज्मिड्स में, और उन प्लाज्मिड्स को फिर बैक्टीरिया में डालकर उन बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पे ग्रो कराकर और ए और बी पेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, और उनको फिर एक्सट्रैक्ट कराकर सोल्यूशन में से उनमें करेक्ट ओरिएंटेशन में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाकर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर फ्लो चार्ट में देख रहे हो। यू कैन सी द सिंथेटिक डीएनए ऑफ बी चेन, सिंथेटिक डीएनए ऑफ ए चेन, पिंकिश कलर एंड ग्रीन कलर, एंड बी चेन की जीन को प्लाज्मिड में डाल दिया, ए चेन की जीन को भी प्लाज्मिड में डाल दिया, इन प्लाज्मिड्स को फिर इकोलाइज में डाल दिया, दोनों को अलग अलग इकोलाई के इन्होंने पॉपुलेशन में ग्रो करा, इन्होंने बहुत सारी बी चेन्स बना ली, बहुत सारी ए चेन्स की कॉपी बना ली, और फिर इनके बाद उनको कल्चर प्लास में से जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे बी पेप्टाइड प्रोड्यूस करेंगे, ए पेप्टाइड प्रोड्यूस करेंगे, उनको आइसोलेट करा के उसमें फाइनली बॉन्डिंग कराएंगे टू गेट द मैच्योर इंसुलिन। आई होप इट इज क्लियर। Gene therapy.
It is corrective therapy to correct or treat the disease, hereditary disease, gene defect diagnosed in a child embryo. एक ऐसी थेरेपी है जो करेक्ट करने के लिए, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए किसी बच्चे में यूज होती है। और मेथड इसका होता है कि इसमें कुछ सेल्स में या टिश्यूज में हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटाकर करेक्ट जीन डालते हैं। इसीलिए हम जीन को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या हो गया, जीन थेरेपी हो गया कि हमने फॉल्टी जीन को हटा दिया, खराब जीन को हटा दिया, उसकी जगह हमने सही जीन लगा दी। तो हमने ऐसे प्रॉब्लम को भी, ऐसी डिजीज को भी सही कर दिया जो जेनेटिक डिजीज थी। नॉर्मल जीन व्हेन गेट इंसर्टेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स और एम्ब्रियो विद जीन डिफेक्ट, द नॉर्मल जीन विल टेक द ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। नॉर्मल जीन जो है वो डाली जाती है किसी भी सेल्स में एम्ब्रियो के, और नॉर्मल जीन जो है वो किसकी जगह ले लेगी, विल टेक द place of function for the faulty or non-functional gene, will take the place of non-functional gene and the disorder will get treated। इसी तरह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ट्रीट हो जाएगी। पहली जीन थेरेपी कब करी थी, टाइम दे रखा है 1990 में करी थी, 4 साल की बच्ची में ये करा था जीन थेरेपी का इलाज। और एडिनोसिन डीएमिनेज नाम की इसमें डिफिशियंसी थी इस जीन की, एडीए जीन की डेफिशिएंसी थी। इसी वजह से जो ये पेशेंट था इसके अंदर डेफिशिएंसी थी, इसको बीमारी, इससे होने वाली बीमारी होती है सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID। ठीक है, तो सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इसको थी। एंड इनिशियली इसको ट्रीट किया बोन मैरो सेल्स में, इस एडीए की फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया हेल्दी जीन से, एडीए की रिप्लेसमेंट थेरेपी करी। तो खराब जीन को रिप्लेस किया गया अच्छी जीन से, नॉर्मल जीन से। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सही हो गई। मेथड टू ट्रीट एडीए थ्रू जीन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हेरिडिटी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। तो इसमें ये हेरिडिटी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज एडीए की जीन उसमें खराब थी, तो उसको डिलीट करा दिया, एडिनोसिन डीएमिनेज की खराब जीन को, उसकी जगह सही जीन लगा दी। एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शन, इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। एंड जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स रिलीज किए जाते हैं। पहले तो ब्लड ऑफ पेशेंट से, बोन मैरो से थोड़ा टिश्यू लेकर उसके सेल्स को रिलीज अलग करा जाता है, आइसोलेट किया जाता है, एंड देन उसको कल्चर में ग्रो करा के उसका नंबर बढ़ा दिए जाते हैं लिम्फोसाइट्स के, क्लोन करा देते हैं उनको। फिर उसके अंदर एडीए जो सही जीन है उसका cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया जाता है थ्रू द यूज ऑफ वायरस वेक्टर। रेट्रोवायरस के अंदर उस डीएनए को डालकर रेट्रोवायरस से उन सेल्स को इन्फेक्शन करवाया जाता है, जिससे रेट्रोवायरस अपना डीएनए किसमें पेस्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स में। अब इन ट्रीटेड लिम्फोसाइट्स को या इन एक्सपोज्ड लिम्फोसाइट्स को किस में डाल दिया, वापस पेशेंट्स में डाल दिया जाता है। पेशेंट्स की जीन सही हो जाती है, पेशेंट्स में लिम्फोसाइट्स नॉर्मल की तरह वर्क करते हैं, और वहां पे जो इन्हें प्रोटीन्स बनाने थे, जो इनको इम्यून सिस्टम के फंक्शन करने थे, वो सही जाते हैं। तो ये एक मिरेकल जैसा हो जाता है कि जिस डिजीज का हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते थे, जेनेटिक डिजीज है, उसका भी अब हम जीन थेरेपी से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है जिससे यही प्रोसेस आपको समझाया हुआ है कि कैसे हम पेशेंट से सेल्स ले रहे हैं, लिम्फोसाइट सेल्स ले रहे हैं, फिर हम उन्हें वायरस से एक्सपोज कर रहे हैं। वायरस के अंदर हमने अपनी हेल्दी जीन डाल रखी है, उसकी खराब जीन हटा रखी है वायरस में। ये डिसआर्म्ड वायरस है, वायरस को हमने हेल्दी जीन डालने के लिए बस एक वेक्टर यूज किया है, कैरियर यूज किया है। इसने ये हेल्दी जीन इसमें डाल दी, लिम्फोसाइट्स में डाल दी, और अभी इन्हीं लिम्फोसाइट्स को हम क्या करेंगे, जेनेटिकली अल्टर्ड लिम्फोसाइट्स हो चुके हैं हमारे पास, इनको ही वापस पेशेंट में डाल देंगे एंड दे विल बी ट्रीटिंग द डिसऑर्डर। ये लिम्फोसाइट्स अब इस पेशेंट का डिसऑर्डर ट्रीट कर देंगे एंड थेरेपी उसकी हो गई जीन थेरेपी, और इसको जीन थेरेपी बोला जाता है। तो here we will discuss today. Next class we will discuss molecular diagnosis. I hope you have understood the mechanism of gene therapy and the method how the ADA deficiency, adenosine deaminase deficiency, were treated in the patient, a 4-year-old girl, and what is the steps of genetic engineering of insulin, how we make a genetically engineered insulin in the biotechnology lab. So this was also discussed, and what is the difference between the
pro-insulin and the mature insulin. This was discussed. The pro-insulin में extra peptide होता है, सी पेप्टाइड. एक्स्ट्रा पेप्टाइड को हटाने के बाद सी पेप्टाइड को हम कट करा देते हैं बाय एंजाइम, एंड ए और बी को, ब्लू चेन ए और बी चेन को जोड़ देते हैं डाइसल्फाइड से, तो हमारा मैच्योर इंसुलिन बन जाता है. और इसके लिए ही हमने रिकॉम्बिनेंट के लिए ए और बी जीन ही यूज करी है. कौन सी कंपनी थी जिसने कौन से टाइम पर ये सबसे पहले क्रिएट किया, ये भी हमें पता चल गया. एंड किस तरह से इसे बनाया जाता है, दैट प्रोसेस भी नो नाउ. तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन था. कल हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, आज हमने पढ़ा है मेडिसिन में. यानी कि पहली बात तो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाना, और दूसरी बात कि हमने बनाया जीन थेरेपी, हमने मेथड पढ़ा जीन थेरेपी. तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. We will meet in the new class, new topic.